जिन रसायनों का इस्तेमाल पेंट, प्लास्टिक बनाने और ब्रेक फ्लूइड में होता है, उन्हीं रसायनों का इस्तेमाल खांसी की दवाओं में किया जा रहा है। सुनकर चौंकिए मत, यही स्याह सच है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज बात उस जहर की जिसने मासूम बच्चों की जान ले ली और उस सिस्टम की जो आंखें मूंद कर सोया रहा। मध्य प्रदेश से आई ये खबर पूरे देश को झकझोर देने वाली है। 21 बच्चों की मौत और वजह बनी खांसी की दवा। वही दवा जो अक्सर हम और आप पीते हैं कि हमारी जान सलामत रहे, लेकिन अगर वही दवा जान लेने लगे तो क्या? जांच में सामने आया कि इन सिरप्स में मिला था डाइएथिलीन ग्लाइकोज यानी DEG, एक जहरीला रसायन जिसका इस्तेमाल असल में होता है ब्रेक फ्लूइड, पेंट और प्लास्टिक्स के निर्माण में। डॉक्टरों की रिपोर्ट बताती है कि जिन बच्चों ने ये दवा ली उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। DEG शरीर में जाकर ऐसा जहर बनाता है जो खून में फैलकर धीरे धीरे शरीर के अंगों को असफल कर देता है। इसी से जुड़ी एक और बुरी खबर सामने आई। गुजरात स्थित कंपनियों के बने 2 और कप सिरप्स में भी DEG की मात्रा कानूनी सीमा से ज़्यादा मिली है। रेंडेक्स फार्मास्यूटिकल्स का रेस्पी फ्रेश सिरप में लगभग 1.3% DEG पाया गया है, जबकि दवाओं में DEG की अधिकतम अनुमति सिर्फ 0.1%। मतलब रेस्पी फ्रेश में लिमिट से 13 गुना ज़्यादा DEG मिला। इसी तरह गुजरात की एक और कंपनी शेफ फार्मा के रियल लाइफ सिरप में 0.6% DEG पाया गया, यानी अनुमानित सीमा से वह 0.5% अधिक है। दोनों कंपनियों के उत्पादन पर गुजरात सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्पादन निलंबित करने और बाजार से बैच वापस बुलाने के आदेश दिए। अब सवाल उठता है कि ये रसायन दवा में कैसे पहुंचा? तो जवाब उतना ही डरावना है जितनी ये घटना। कुछ दवा निर्माता कंपनियां लागत कम करने के लिए फार्मा ग्रेड के केमिकल्स की जगह इंडस्ट्रियल ग्रेड यानी औद्योगिक रसायनों का इस्तेमाल कर रही हैं। रूप, रंग और स्वाद में ये दोनों लगभग एक जैसे होते हैं, पर असर मौत जैसा होता है। इस मामले में कोल्ड्रिप सिरप में DEG की मात्रा पाई गई 48.6%, यानी कानूनन सीमा से करीब 480 गुना ज़्यादा। अन्य सिरप रेस्पी फ्रेश और रियल लाइफ में भी DEG के निशान मिले हैं। DEG शरीर में पहुंचकर गुर्दों और अन्य अंगों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसी हालत में मरीजों की किडनी फेल्यूर तेजी से होते हैं, सांस से जुड़ी जटिलताएं भी हो सकती हैं। यही वजह है कि इतने कम प्रतिशत के पार भी यह रसायन भयावह परिणाम दे सकता है। सरकार ने जांच के आदेश दिए, कई अधिकारियों को निलंबित किया गया और तमिलनाडु की श्रीसन फार्मा पर कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन सवाल अब भी वही है, बच्चों की जान जाने से पहले ये जांच क्यों नहीं हुई? क्या हर बार मौतों के बाद हम जागेंगे? ये घटना नई नहीं है। 2020 में जम्मू कश्मीर में भी ऐसे ही सिरप से 17 बच्चों की जान गई थी और 2022 में अफ्रीकी देशों में भारत से निर्यात की गई सिरप से हुई दर्जनों मौतों के बाद WHO ने चेतावनी जारी की थी। तो फिर गलती कहाँ है? कंपनियों में, सरकार में या हमारे सिस्टम में, जो सस्ता और तेज के चक्कर में जहर निकलवा देता है? लेकिन यह केवल कार्रवाई से नहीं रुकने वाला। हर बार जब मौतें घटती है तो सिस्टम सवालों के घेरे में आता है। हमें मांग करनी होगी कि कच्चे माल की सख्त जांच, हर बैच की राष्ट्रीय स्तर पर रैंडम टेस्टिंग, फार्मा वेंडरों की ऑडिटिंग और जवाबदेही, तभी भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकी जा सकती है। अब वक्त है सख्त जवाबदेही का, हर सिरप, हर दवा की पारदर्शी जांच का, क्योंकि अगर दवा ही जहर बन जाए तो भरोसा किस पर किया जाए? और सबसे बड़ा सवाल कि आम नागरिक करे तो क्या? तो आम नागरिकों के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है कि दवा लेते समय बेचैनी न दिखाएं। पैकेट पर बैच नंबर, निर्माण तिथि और एक्सपायरी ज़रूर लिखें। यदि बच्चे को कफ सिरप दिया गया है और बुखार, पेट में दर्द, पेशाब कम आने जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल ले जाएं। अपने नज़दीकी ड्रग कंट्रोल अधिकारियों की सलाह और सार्वजनिक अलर्ट पर बारीकी से ध्यान दें। एक रसायन डाइएथिलीन ग्लाइकोल और उससे जुड़ी लापरवाही ने कई परिवारों की खुशी छीन ली। ये सिर्फ मौतों की गिनती नहीं है, ये भरोसे का टूटना है, उस भरोसे का जो हम हर दवा में रखते हैं। मैं हूँ नीरज शर्मा और मुद्दे की बात में आज का यही सच है। एक जहर जिसने न सिर्फ बच्चों की जान ली बल्कि हमारी दवा व्यवस्था की आत्मा को भी झकझोर दिया। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए? मुद्दे की बात में आप भी अपनी बात रख सकते हैं। इसके लिए कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें और हम तक अपनी बात पहुँचाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।